आज हम पढ़ेंगे फॉल्ट क्या होता है। इससे पहले हम फोल्ड पढ़ चुके हैं कि अर्थ मूवमेंट किस प्रकार की होती हैं और कैसे उनमें फॉल्ट और फोल्ड पढ़ते हैं। फोल्ड आप पढ़ चुके हैं, आज हम फॉल्ट पढ़ेंगे। जैसे जब चट्टानों में दरारें आ जाती हैं और दरारों को या टूटने को हम फॉल्ट कहते हैं, ब्रंच कहते हैं, विभंजन कहते हैं। और इसमें भू संचरण नहीं होता, यानी कि उसमें मूवमेंट शामिल नहीं होती हैं। या तनाव की वजह से या संपीड़न की अधिकता की वजह से चट्टानें टूटकर विभंजन तल, यानी कि जिसके सहारे जहाँ पे फॉल्ट है, यानी कि जहाँ पर दरार पड़ी हुई उसके सहारे ऊपर नीचे विस्थापित हो जाती हैं, तो उसे हम ब्रंच कहते हैं। तो ब्रंशन में भू संचरण अनिवार्य नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो सरकें, मतलब चटकन जहाँ पर होगी, दरार होगी, उसको हम ब्रंशन कहेंगे, ठीक है, दरारें पड़ना कहेंगे। आर्थर होम्स क्या कहते हैं कि विभंजन तल जिस पे दरार पड़ी हुई है, विभंजन तल के सहारे सापेक्षिक रूप से जो चट्टानों का ऊपर नीचे विस्थापित हो जाना ब्रंश कहलाता है। वॉरचेस्टर क्या कहते हैं कि ब्रंश उस विभंग या दरार को कहते हैं जिसके सहारे भूखंड का एक भाग दूसरे की अपेक्षा सरक जाता है। तो जो फॉल्ट क्या होता है, फ्रैक्चर क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसके हम बारे में पढ़ेंगे, या उसका एक टिपिकल उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसको आप देखेंगे। पहले देखेंगे फॉल्ट प्लेन क्या होता है, विभंजन तल या भ्रंश तल क्या होता है। जिस तय या तल के सारे चट्टानों का संचलन होने से स्थानांतरण होता है उसे हम भ्रंश तल कहते हैं। और भ्रंश तल क्षैतिज भी हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है, झुका हुआ भी हो सकता है, वक्राकार किसी प्रकार का भी हो सकता है, मतलब दरार किस तरह से पड़ी है वो इस पर डिपेंड करता है। फिर है फॉल्ट डिप भ्रंश नति जिसे कहते हैं। तो भ्रंश तथा क्षैतिज तल के मध्य कोण को हम भ्रंश नति कहते हैं। इसमें देखिए आप डायग्राम में नति दिखा रखी है, ठीक है, तो इसको हम नति कहेंगे। अब है ऊपरी खंड या उत्क्षेपित अपथ्रोन ब्लॉक जिसे कहते हैं, उत्क्षेपित खंड या ऊपरी खंड। भ्रंश तल के जो चट्टानों का ऊपर भाग जो ऊपर उठ जाएगा उसे हम अपथ्रोन ब्लॉक कहते हैं। और एक होता है डाउन थ्रोन जो भाग नीचे धंस जाएगा उस तल के सारे, भ्रंश तल के सारे जो भाग नीचे खिसक जाए उसे हम अधक्षेपित खंड यानी कि डाउन थ्रोन ब्लॉक बोलते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। उसके बाद शीर्ष भित्ति किसे कहते हैं, भ्रंश तल के ऊपरी दीवार को हम शीर्ष या ऊपरी भित्ति कहते हैं। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये शीर्ष भित्ति है। फिर है पाद भित्ति यानी कि फुट वॉल्स, भ्रंश तल की निचली दीवार को हम पाद भित्ति या आधार भित्ति कहते हैं, यानी कि जो बेस है हम उसको कहेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं शीर्ष भित्ति और पाद भित्ति का एग्जाम्पल। उसके बाद भ्रंश के प्रकार, फॉल्ट कितने प्रकार का है। एक तो है नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, जब दो भूखंड दरार पड़ जाने के कारण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, या ऊपर नीचे होंगे या आगे पीछे होंगे। तो जब दो भूखंड दरार पड़ जाने के कारण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं तो उसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। सामान्य भ्रंश में भ्रंश तल का ढाल लंबवत या तीव्र हो सकता है। आप इसमें देख सकते हैं भाई, जैसे दरार पड़ने के बाद दो ब्लॉक हैं, दो ब्लॉक ये तो ऊपर नीचे चल रही हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, या एक राइट हैंड जा रहा है एक लेफ्ट हैंड जा रहा है, तो उसको हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश यानी कि रिवर्स फॉल्ट, जब दरार के कारण चट्टानों के खंड एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, यानी कि एक ही तरफ चलते हैं, तो उस भ्रंश को हम व्युत्क्रम यानी कि रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। और व्युत्क्रम भ्रंश की मुख्य रूप से क्षैतिज संचरण के कारण उत्पन्न संपीड़न होता है, यानी कि जब दोनों ब्लॉक्स एक ही डायरेक्शन में चलेंगे यानी कि कंप्रेशन होगा तो इसे हम संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं। लॉन्गवेट और फ्लिंट कहते हैं कि व्युत्क्रम भ्रंश में ऊपरी भित्ति का ऊपर की ओर स्पष्ट संचलन होता है, यानी कि ऊपर की ओर चलेगी वो। उसके बाद पार्श्वी या नीतिलम सर्पण भ्रंश यानी कि लेटरल या स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। इसमें क्या होता है कि जब दरार पड़ती है तो वो ना ऊपर जाते हैं ना एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के साथ ग्लाइड करते हुए एक सारे क्षैतिज दिशा में ही चलते हैं, तो इन भ्रंशों के कगार नहीं पाए जाते, यदि होते भी हैं तो ये बहुत ही कम ऊंचाई के होते हैं। फिर है सोपानी भ्रंश यानी कि सीढ़ीनुमा भ्रंश, जब खिंचाव के अतिरिक्त तीव्र संपीड़न क्रिया बार बार प्रभावी रूप से संपीड़न की अधिकता में वहीं पर थोड़ी थोड़ी दूर में
सीढ़ी नुमा समानांतर ब्रंशों का विकास होता है, तो इन ब्रंशों के कगार बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि ब्रंश तल की मध्य दूरी कम हो जाती है। सोपानी ब्रंश में सभी ब्रंश तलों के ढाल एक दिशा में होता है। इसे ब्रंश पर्वत निर्माण की क्रिया जटिल होने के कारण ही पैदा होते हैं, यानी कि जल्दी से नहीं बनते, लेकिन बार बार में फोर्स लगती है तो वो जो है सीढ़ियों की जैसे बन जाते हैं, स्टेप्स बन जाते हैं, तो उसके हम सोपानी फोल्ड कहते हैं, स्टेप फोल्ड कहते हैं। उसके बाद ब्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जो ब्रंश पड़ते हैं, दरारें पड़ती हैं किसी स्थलखंड में, तो उसके द्वारा टिपिकल जो है स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। जैसे पहला है होस्ट या ब्लॉक माउंटेन। होस्ट होता है मतलब उसका मतलब होता है पर्वत, ठीक है, जर्मन भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग ऐसे भूखंडों के लिए किया जाता है जिनका शिखर समतल होता है, यानी कि जैसे ऊपर से नुकीला नहीं होता। पर्वतों का आप देखते हैं चोटी होती है, चोटी नहीं होती, ऊपर से टेबल जैसे दिखाई देंगे, तो उसको जो शिखर है वो नुकीला नहीं होता है, वो समतल होते हैं और किनारे तीव्र ब्रंशों द्वारा खड़े ढाल वाले होते हैं। जब ब्रंश क्रिया द्वारा दो दरारों के बीच का भाग या तो ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए तो इन्हें हम क्या कहेंगे, होस्ट माउंटेन कहेंगे या ब्लॉक पर्वत कहेंगे। और ब्रंशों के बीच यही ऊपरी भाग जो है ब्लॉक, जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, मान लो दो दरारें पड़ गई, पहले एक दरार पड़ेगी, ये तो है नहीं, साथ के साथ पड़ती हैं दरारें, धीरे धीरे दरार पड़ती है, फिर दूसरी दरार कहीं पर फोर्स लगता है तो मतलब अपोजिशन में फोर्स लगेगा या कंप्रेशन लगेगा, तो दोनों ही कंप्रेशन जब डेंस होगा, तीव्र होगा, तब जाके दरारें पड़ती हैं। तो दो दरारें पड़ने के बाद या तो बीच वाला भाग जो है वो स्टेबल रहेगा और दोनों आजू बाजू के भाग जो हैं वो नीचे धंस जाएंगे, या नीचे वो दोनों ये स्थिर रहेंगे, आजू बाजू वाले भाग, और बीच वाला पार्ट जो है ऊपर उठ जाएगा, तो उसकी संरचना हो जाएगी होस्ट माउंटेन जैसी। इसका एग्जांपल है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, वॉइसेस, संयुक्त राज्य अमेरिका का वाचास श्रेणी, शेरा नेवाडा, और पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज जो है वो ब्लॉक पर्वत का यानी कि जो ब्लॉक माउंटेन है उसका एग्जांपल है। फिर है ब्रंश या दरार घाटी। जैसे हमारे यहाँ पर जो नर्मदा है, नर्मदा को दरार घाटी के से बहता हुआ माना जाता है। तो दरार घाटी क्या होगी, जब दरारें पड़ जाती हैं, दो दरारें, तो बीच वाला भाग नीचे धंस जाए तो एक वैली बन जाएगी, या बीच वाला भाग जो है स्टेबल रहे और दोनों के तरफ का जो ब्लॉक है वो ऊपर उठ जाए, यानी कि बीच वाला पार्ट नीचे हो जाए, तो उसे हम दरार घाटी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम ग्रेवन कहते हैं, यानी कि संकरी घाटी। तो ग्रेवन जो होता है वो दरार घाटी की अपेक्षा आकार में छोटी होती है। कई बार दरार घाटी का निर्माण तब भी होता है जब भूखंड के मध्य का भाग स्थिर रहे और आसपास के भूभाग ऊपर उठ जाएं। तो ब्रंश घाटी व ग्रेवन जो महासागर के नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें गहरे गर्त के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए विश्व से सबसे लंबी और आश्चर्यजनक दरार घाटी अमेरिका की महान ब्रंश घाटी हैं, जो इजराइल और जॉर्डन से आरंभ होकर लाल सागर तक होती हुई पूर्वी अफ्रीका के पठारी भाग में जाम्बिया तक लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं। इसमें जो है अनेक झीलें और लाल सागर इसमें विस्तृत है इसी घाटी में, यानी कि 4800 किलोमीटर में काफ़ी सारी झील और जो है लाल सागर भी इसी में आता है। और जर्मनी की राइन घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली, जॉर्डन की डेड सी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी और भारत की नर्मदा की घाटी जो है वो रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल माना जाता है। कुछ विद्वान जो है रिफ्ट वैली का जो रिफ्ट होना नर्मदा को विवादास्पद मानते हैं, कुछ कहते हैं कि ये रिफ्ट वैली में नहीं है। फिर उसके बाद ब्रंश कगार जो तीसरी चीज़ बनती है ब्रंश के द्वारा, तो ये है कगार का निर्माण तब होता है जब किसी ऊंचे धरातल के किसी एक और ब्रंश पड़ जाने से धसाव हो जाएगा और पश्चिमी घाट का समुद्र तटीय ढाल, खड़ा ढाल जो है ब्रंश कगार का नमूना है। करोड़ों साल पूर्व जो है वर्ष पूर्व भारत का दक्षिणी पठार अधिक चौड़ाई में दूर पश्चिम तक फैला हुआ था, परंतु महाद्वीपीय विस्थापन के समय इसके पश्चिमी भाग का भ्रंश के सारे नीचे धंस गया। इसी कारण पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल बहुत खड़े किनारे वाला है, उसकी ऊंचाई काफ़ी है। ठीक है, तो ये इसको हम भ्रंश कगार कहते हैं, यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ धंस जाती है और वो तीव्र ढलान जो खड़ा हो जाता है उसे हम भ्रंश कगार कहेंगे। ठीक है, ये आपका जो है फोल्ट और अर्थ मूवमेंट और फोल्ड और छोटे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, जैसे कि
ग्रेबन किसे कहते हैं, हॉर्स माउंटेन किसे कहते हैं, ये छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो ये आपका अर्थ मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता है।